We have observed that when we administer a medicine on the basis of these expressions which are present, predominating and persisting in nature, it sets in motion discharge which perhaps have remained deposited in the body for want of desired stimulus. This stimulus could be deemed responsible for taking them in motion and helping them to come out of the body on their own at their proper time. ये हो गया था पीछे कि राइट सिमिलम जब होता है, राइट्स जो रेमेडी होती है उससे जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, मीन्स प्रॉपर वे में सब कुछ होना चाहिए। ये एक साइन है सिग्निफिकेंट। रेमेडी और मेडिसिन में कोई डिफरेंस होता है? कोई बताएगा? कौन बिक्री होती? सॉरी, कोई बताए? यस सर। जी सर मेडिसिन वो होता है जो एक मेडिसिनल सब्सटेंस को प्रूविंग के बाद वो जब कुछ सिम्टम्स देते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो मेडिसिन है। जब इसको उसी सिम्टम्स के सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर कोई पेशेंट को देने के बाद जब वो क्योर होता है तब वो पेशेंट के लिए वो रेमेडी होता है सर। राइट। ऐसे छोटी छोटी चीजों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत चीजें क्लैरिटी भी होती हैं, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कशन करते रहना चाहिए। अभी तक जो भी हुआ सेशन में वो यहाँ तक जो इस पे बातें हुई हैं वो लगभग क्लियर हैं, या इसके पहले तक डाउट है किसी टर्म्स पे या कोई भी? क्योंकि अभी इसके बाद का जो स्टार्ट होगा, अभी जो हमने डिस्कस किया है पीछे चला है उसी पे अभी ये केस मतलब आगे आएगा टॉपिक को। तो कहीं कोई डाउट लगे कोई चीज के लिए तो आप लोग उसमें जरूर उसके लिए पूछिए, उसको हम फिर आपस में जब समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर होता है। We see ordinarily the discharge which are being expelled from the body at their proper time are not harmful, but those which remain undischarged for a period of time and become stagnant become toxin, and thus take on the energy to damage the tissues which make the net fiber of the entire human system. Means कि जैसे कोई एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब चिकन पॉक्स होता है तो ये कहा जाता है ना कि जो दाने निकल रहे हैं उसको निकलना चाहिए, अगर वो सप्रेस्ड हो रहा है, नहीं निकल रहा है, इट मीन्स प्रॉब्लम। इसलिए बोला जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन या कुछ जो भी हम मेडिसिन दें उस पर जो भी, तो वो ऐसी हो कि उसको सप्रेशन ना करे और दाने निकल के अगर बाहर आ रहे हैं तो इट मीन्स जो टॉक्सिन्स है उसके साथ आउट हो रहा है उसको रिलीफ मिलता है। इट्स ए गुड साइन, ये होना चाहिए। तो ऐसे जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से आउट होते हैं, जब एलिमिनेशन स्टार्ट होता है, ये तो क्लियर है ना, फर्स्ट एलिमिनेशन होता है उसके बाद एलिमिनेशन। मीन जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से आउट हो जाता है उसके बाद में जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, कुछ भी खाएं पिए, तो जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन जो वो एब्जॉर्ब होता है, दैट इज एजिमिलेशन। तो जब अंदर से सिस्टम क्लीन हो जाता है, जब जो भी टॉक्सिन से आउट हो जाते हैं, तभी बॉडी में कोई चीज हमारे ऊपर उसका प्रॉपर इम्पैक्ट होता है। तो अगर ये एलिमिनेशन प्रोसेस, ये टॉक्सिन्स अगर निकलने, ये डिस्चार्ज जो है अगर ये निकलने बंद हो जाते हैं, अगर बीच में रुक जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं, तो फिर मतलब गुड साइन नहीं, मतलब उसको निकलना चाहिए, कंप्लीटली आउट होना चाहिए, दैट्स ए गुड साइन, और तभी एक वेलनेस की फीलिंग आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कॉन्स्टिपेशन को ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने पे जैसे इनफेक्चुअल डिजायर होती है स्टूल की, ये फील होता है कि नहीं और अभी अगर हो जाए तो मुझे कंप्लीट रिलीफ मिले, इस तरीके के क्वेश्चन भी बोलते हैं और बहुत सारी कंप्लेन करते हैं टॉक्सिन्स को, कॉन्स्टिपेशन को लेकर के। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा क्लिनिक में मोस्टली कंप्लेन्स होती है पेशेंट्स की कि अगर ये प्रॉपर हो जाए, एक बार में फ्रेश हो जाए हम, स्टूल अगर बाहर हो जाए तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बार बार जाना पड़ता है। तो ये क्या है, मीन्स कि अगर जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो नहीं प्रॉपर आउट हो रहा है, नहीं डिस्चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से अगर वो चीज, तो कंप्लीटली, तो एक ट्रबल ये क्रिएट करता है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Clear, sir. That is why we have come to the conclusion that toxins is the cause of disease. मीन्स अगर ऐसा नहीं होता है तो जो टॉक्सिन जमा रह जाते हैं, वेस्ट मटेरियल जमा रह जाते हैं, वो डिजीज का कारण बनते हैं. वी कॉल इट एन apparent cause because we know that there are many more factors which contribute to the accumulation of excreta in the body. इस तरीके से बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जब वो डिपॉजिट होती है, कलेक्ट होकर के एक बिग डिजीज के रूप में क्रिएट हो सकती हैं. मतलब इस तरीके से कोई भी फैक्टर्स हो तो कोई भी जो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको आउट होना जरूरी है. टॉक्सिन्स मतलब अंदर रहना नहीं चाहिए, किसी भी फॉर्म में उसे आउट होना चाहिए. टॉक्सिन्स किसको किसको हम बोल सकते हैं, आप लोग बताएंगे. व्हाट इज टॉक्सिन? टॉक्सिन यूज हो रहा है बार बार. ये नॉर्मल टर्म में हमारे क्लिनिक में भी यूज होती है, पेशेंट भी बोलते हैं, कई बार हमें समझाना भी पड़ता है. तो ये टर्म अगर हमें कितना क्लियर है ये रहेगा तो इजी रहेगा. आप में से कोई बताएगा व्हाट इज टॉक्सिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? सर मैं थोड़ा ट्राई जी करते हैं. बिल्कुल. These are substances which affect a living organism with their power of क्या बोले, with their power. कुछ चेंज करते हैं या नेगेटिव या पॉजिटिव, मोस्टली नेगेटिव चेंज होता है इससे, ये सब सब्सटेंस से. एंड दोज आर लिबरेटेड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स. Yes. But the word term is a toxin. So toxins में भी हमारे यहाँ रुब्रिक्स या कहीं भी यूज हो सकता है टर्म, इसलिए मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द टॉक्सिन. क्या टॉक्सिन को हम कैसे समझ पाएंगे, कि टॉक्सिन टर्म को कैसे यूज कर पाएंगे हम? Sir, metabolic waste product are the toxin of the body. Metabolic waste product. ओके, इसकी मीनिंग तो पता है, लेकिन हम इस टर्म पे कि पेशेंट बोलेगा तो हम कैसे लेंगे? रुब्रिक भी समझना जरूरी है ना. টক্সিন বলছেন যে এনি কাইন্ড অফ ডিজিজ প্রোডাক্ট, সেটাকেও টক্সিন বলতে পারি. पेशेंट के टर्म में कैसे, पेशेंट कैसे बोलेगा, कैसे हम लेंगे? ওই যে আমার শরীরে জ্বালা করছে, কোনো জমা থাকলে বলবে জ্বালা করছে, পায়খানা পরিষ্কার হয়নি, ইউরিন যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে এই প্রোডাক্ট গুলো বেরোবে কোথা দিয়ে? ঘাম, সোয়েট. Sweat, urine, and stool are the waste product way of excretion of the body. राइट. इसको हम जैसे इस मैटर में समझते हैं, पेशेंट के टर्म में, लैंग्वेज में मे बी शायद इस तरीके के रोब्रिक्स में कहीं अगर ये टर्म ऐसा आएगा, और मे बी हो सकता है होगा. कई बार होता है ना अपनी सोसाइटी में, हम कई जगह बोलते हैं ना, ही इज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, ही और सी इज द वेरी टॉक्सिक. फीवर एक टॉक्सिक प्रोडक्ट तो जानी ना सर, फीवर. यस, मींस कहने का मतलब ये है टॉक्सिन्स व्हिच इज द बैड मटेरियल, मींस व्हिच इज नॉट द गुड. जो भी कुछ खराब हो, जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा ना हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ना हो, दैट इज टॉक्सिक. मींस वो टॉक्सिन्स कह सकते हैं. इस तरीके की तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी होता है. जैसे पेशेंट आके बोलता है, मैं वर्जन बता रहा हूँ, रूब्रिक आप लोग बताइए कि डॉक्टर साहब ये मींस मैं इसको दवाई को नहीं लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत गर्म करती है. रूब्रिक क्या है? Burning sensation. Patient speaks the burning sensation, heat, burning sensation is also the wrong product of the body. आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं? हेलो.
হ্যাঁ বলুন স্যার। आप प्रैक्टिस में हैं या स्टूडेंट हैं? আমি প্র্যাকটিস করি। जी। तो अभी हमें एक्चुअली क्या है मीनिंग और इसके ये जानने से, क्योंकि वो हम डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं जो हमारे काम का हो, जो पेशेंट में हम लगा सकें, जो यूज कर सकें, वही चीजें अगर हम आपस में शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। হুম। तो उस टर्म में बताए कोई जिससे हम Yeah. समझ सके ना, पेशेंट जो होगा जो रूब्रिक फॉर्म में है उसको बताइए। कोई पेशेंट आके बोलता है, ये बहुत सारे बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये गर्म करती है चीज मुझे, मैं इसलिए इसको नहीं लेता हूँ। उसको लगता है कि ये मुझे नुकसान कर रहा है। इट मीन्स एक रूब्रिक है, मेडिसिन ड्यूजन मेडिसिन इज पॉइजन। लेकिन मैंने नुकसान शब्द वर्ड बोला ही नहीं, पेशेंट ने भी नुकसान नहीं बोला, उसने बोला ये मुझे बहुत गर्म करती है इसलिए मैं इसे नहीं लेता हूँ। बहुत कॉमनली पेशेंट बोलते हैं, ये रूब्रिक बहुत अप्लाई होता है। Here injury been injured, sir. इंजरी इंजरी कहाँ बोला उसने? यही चीजें हैं पेशेंट को, मतलब कहने का ये है जो पेशेंट हमें बोल रहा है, अगर आप सब्जेक्टिव भी में भी ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाते हैं, तो भी आपको ये देखना है पेशेंट क्या बोल रहा है। अगर जो बोल रहा है एज इट इज उसी टर्म को विदाउट चेंजिंग हमें उसको अप्लाई करना है रूब्रिक्स में, उसी विंडो में सेम, तभी वो यूज में आएगा। अदरवाइज रॉन्ग इंटरप्रेट अगर हम करेंगे तो रूब्रिक रॉन्ग होगा, फिर मेडिसिन रॉन्ग आएगी। ये जान के मैंने, अभी ये टर्म आया इसलिए मैंने जान के टॉक्सिन्स को लेकर के मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा यूज में आएंगी। जैसे अभी देखिए डायरेक्ट यहाँ से निकल के बात आई, रूब्रिक्स पे ये चीज आई है। স্যার পেশেন্ট বলবে যে আমার পায়খানা পরিষ্কার হয় না, ঘাম হয় না, শরীরে খুব কষ্ট হয়, আনচান করে শরীরটা, এইগুলো বলবে, आप মাথা ঘুরে। पद्मा जी पहले आप क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए सर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप आंसर दीजिए तो आप अच्छा हिंदी होगा। में बोल रहे हैं या फिर हाँ बंगला में बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे कुछ तो हिंदी लग रहा है, कुछ मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो बांग्ला में बोल रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो कोई भी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोगों के लिए सुटेबल हो वहाँ पे। बट पेशेंट ये सिंपल और बहुत ज्यादा यूज होता है ये टर्म कि पेशेंट सिंपली आके बोल रहा है हमें कि डॉक्टर साहब मैं इसको नहीं लेता हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म करती है। इसको कौन सा रूब्रिक में हम डालेंगे, कहाँ इसको पुट करेंगे? कैसे ये कॉशियस में कैसे आएगा? हर्षिल जी कैसे कॉशियस में आएगा ये? इसलिए कि जो समझे उसको पूछने पर अगर रिप्लाई करेंगे तो समझ बन जाएगी कि कॉशियस क्या है और इसको ये उसके आसपास है नहीं है, डीडी भी हो जाएगा साथ में। केयरफुल सर, केयरफुल। जैसे मैं कोई चीज नुकसान कर रही तो पहले से केयर करना स्टार्ट करती है, नुकसान कर रही है इसलिए केयर कर रहा है, केयरफुल है वो। नुकसान आप पहले सब देखिए, अक्सर ये होता है कि पेशेंट बोलता कुछ है और हम उसको सुनते नहीं हैं और हम दूसरा टॉपिक टर्म उठा लेते हैं। अभी जैसे नुकसान की कोई बात ही नहीं हुई थी, यहाँ केयर वाली बात ही नहीं हुई, उसने तो मैंने तो यहाँ कोई शब्द बोला नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि ये मुझे गर्म करती इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ नुकसान तो मैंने कहीं नहीं बोला, कहीं कोई सावधानी की बात ही नहीं बोली है। और ये लाइन बहुत ज्यादा क्लिनिक में यूज होती है, नहीं होती है, पेशेंट आके बोलते होंगे। तो अब आप सोचिए जो कासिस ले रहा है, जो केयरफुल ले रहा है, जो इंजरी ले रहा है, सब रॉन्ग फिर है ये, राइट। और अगर कहीं आपने इसको बार बार उसने बोला ये इस टाइप का, अगर ये परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेटिंग हो गया तो आप तो रूब्रिक रॉन्ग ले लिए बेस में, अगर मेडिसिन नहीं हुई फिर क्या होगा? तो प्रेस्क्रिप्शन रॉन्ग जाएगा, 100% रॉन्ग जाएगा। सर जी आप ही थोड़ा समझा दीजिए ना प्लीज। जी, अब इसमें देखिए गरम का मतलब क्या होता है, हम गरम कैसे लेते हैं? जैसे सिंपल चीज ये है, गरम मीन्स क्या है, दैट इज पॉइजन। पेशेंट आके बोलता है, वो इंग्लिश दवाई को क्या बोलता है, बोलता है डॉक्टर साहब ये बहुत गर्म करती है, मैं इसलिए इसे नहीं लेता हूँ। तो ऐसे कोई भी चीज होती है। अभी ये बताइए
जैसे अगर किसी को एक्सपीरियंस हो कि बिच्छू ने डंक मारा हो या ततैया इन सब चीजों ने, तो वहां क्या फील होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है नहीं होता है? गर्म लगता है, वहां जलन होती है नहीं होती है? Yes, sir. বার্নিং সেন্সেশন হবে, থাস্ট, জল পিপাসা আছে বলবে, থাস্ট থাকবে, প্রফুজ থাস্ট। लेकिन आप तो बर्निंग को लेकर के दवाई दे देंगे तो पेशेंट मेडिसिन रॉन्ग चली जाएगी ना। मैं तो रूब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए चीजों को क्लियर होने दीजिए, चीजों को क्लियरली समझिए, ये जानना बहुत जरूरी है। হ্যাঁ, ঠিক 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 अब यहाँ বলেছেন। पर जो फिर हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से, जो पेशेंट अगर हमें ये होगा, फिर अभी देखिए कितना क्लियरली ये रूब्रिक्स यूज होता है और ये टर्म में अपने आप। अब यहाँ पेशेंट जो बोल रहा है उसमें तो फियर दिख रहा है ना, उसने डर बोला नहीं, लेकिन डर को हम कैसे पहचानेंगे? उसके अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, या तो जो आने वाला हो है या तो जो उसके साथ हो चुका है। तो मैंने क्या भी टर्म बोला, मैं इसको नहीं लेता हूं क्योंकि ये गर्म करती है। तो अब गर्म करने का मतलब क्या है? यहाँ इटसेल्फ फियर इन्वॉल्व है कि अगर किसी को कभी ततैये ने काटा है, बिच्छू ने डंक मारा है, तो उसको जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो उसको गर्म मीन्स जलन, जो उसको तकलीफ, दैट मीन्स वो जो परेशानी होती है, लेकिन वो हमें ये नहीं, हमें वो बोल रहा है ये बहुत गर्म करती है, तो हमें उसी टर्म को लेना है। और देखिए फियर पॉइजन, Fear पॉइजन। अब अगर वो बोले, ये बोले डॉक्टर साहब मैंने दवाई बहुत खा ली है और बहुत मुझे गर्म करती है, मैं बहुत खा चुका हूँ, तो रूब्रिक्स हमारा कहाँ चला जाएगा? हैज बीन। इसीलिए ग्रामेटिकल यूज बहुत ज्यादा है, मतलब इसको बहुत केयरफुली यूज करना होगा मैं, कि हैज बीन है यहाँ, और फियर आप हैज बीन पॉइजन्ड, अच्छा, मतलब कि उसके अंदर दवाई का जो साइड इफेक्ट जिसे बोलते हैं ना पेशेंट की, मैं बहुत दवाई अंग्रेजी खा लिया हूँ, मेरी पूरी शरीर में बहुत गर्मी हो गई है और मुझे बहुत इसके वजह से परेशानी होती है, ये वो रूब्रिक्स होता है, ये वो एक्सप्रेशन है। तब यहाँ पर अच्छा। हम fear of has been poisoning, मीन्स poison। जो पॉइजन हो चुका है, और यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है, और हैज बीन ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, मीन्स वो चीज हो चुकी है, उस चीज के होने का डर, वो चीज अभी उसके साथ है, इसीलिए वो बीत चुकी है बात, इसीलिए वो बात ये बोल रहा है। और हमने क्या अभी रूब्रिक ये लिया? फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ। तो यहाँ पर क्या है? उसने क्या बोला कि अभी जैसे ये टर्म, मैंने ये सेंटेंस बोला कि मैं नहीं लेता क्योंकि ये मुझे गर्म करती है, तो यहाँ पर ये रूब्रिक हम लगाएंगे। यहाँ पर कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं, कोई फियर इंजरी नहीं, कोई मतलब परसिक्यूशन वगैरह, कॉशस, केयरफुल, ये सब नहीं है। सिंपल जो एक लाइन में जो प्लेन यूज होगा वो ये होगा कि फियर ऑफ fear बीइंग of has been poison। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। अब इसमें देखिए 38 रेमेडी है, इसमें बहुत सारी हैं। कॉमन आर्सेनिक है, हाइवेसाइमस है, इग्नेशिया है, इसमें देखिए लैकेसिस ही पड़ी है। तो ज्यादातर इस टाइप के पेशेंट जो है कि लैकेसिस जनरली ये होता है कि पेशेंट अक्सर ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दवाई तो लेता नहीं हूँ, अगर इसके साथ हम इसको ऐड करें, जैसे अभी एक विंडो हम यहाँ पे बनाए, इसको हमने लिया, इसके साथ में अगर इस रूब्रिक को हमने लिया, फियर पॉइजन, बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ, अब इसके साथ में अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि फिर आप क्या करते हैं जब इसे नहीं लेते हैं, जैसे कोई कोल्ड कफ हो गया, फीवर हो गया, कोई चीज हो गया, तो क्वेश्चन हम करते हैं ना कि फिर आप गर्म करती है अंग्रेजी नहीं लेते हैं या जो भी चीजें हैं, तो फिर क्या करते हैं? तो अगर वो ये बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो पहले जो अपना ना वो मतलब अदरक या काढ़ा या कोई चीज, ये सब चीज लेता हूँ, तो पहले मैं उसको लेता हूँ, और अगर उससे भी बात नहीं बनती है फिर मैं आगे डॉक्टर के पास जाता हूँ, ये क्या चीज है?
कोई बताइए आप सब में। गुड इवनिंग सर। इसमें विंडो फिलामेंटल परज्यूडिस हो सकता है सर। परज्यूडिस ट्रेडिशनल। जी, वेरी गुड। ये प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल जो पहले चला आ रहा है। तो अब ये देखिए विंडो, इसके साथ में अगर पेशेंट यही सिंपली, हमें बहुत ज्यादा लंबा नहीं उसको वहां पर कि और कुछ पूछना, अगर वो हमें समझ है, अगर उस तरीके का हम केस टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस विंडो को अगर हम इसको मिलाएंगे प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज जो कि पहले चला आ रहा है, और इसको अगर इन दोनों को हम मिलाते थे, हमारे पास इतने देखिए 38 और यहाँ मिला करके हमारे पास बची क्या, लैकेसिस एंड वेरेट्रम। अब यहाँ से हमें इसको फिल्टर करना इजी हो जाएगा। लैकेसिस और बेरेट्रम अगर दो आ गई हैं, जहां हमारे पास इतनी सारी थी, तो अभी हाइस निकल गई, रेस्टाक्स आर्सेनिक निकल गई, बेलाडोना भी यहाँ आउट हो गई। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आउट हो गई हैं जो उस टर्म में हम इन सब के करीब जाते हैं, लेकिन वो सब आउट हो गई हैं। तो अब इन दोनों से हमें उसको पकड़ना इजी हो जाएगा। अब जैसे होगा कि फिर हमें देखना है कि टर्म वो वाइवियसली बोल रहा है, या फिर वो फ्रीबलेस एटीट्यूड है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इस टाइप की बातें कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे टर्म हैं कि जो ले जाते हैं ईगो या मैग्नेटिज्म टाइप में, कि मतलब जो लगे। यहाँ से कहने का मतलब कि इस एक विंडो को यूज करने से हमारे लिए एलिमिनेट करना उसको इजी हो गया। ठीक है, ये कुछ क्लियर हुआ अभी टॉक्सिन वर्ड से यहाँ जहां तक हम पहुंचे यहाँ तक? जी सर। आगे चलते हैं। बट व्हाट इज स्ट्रेंज एंड न्यू विद RH रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी एंड व्हाट मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स? अब देखते हैं कि ये बाकी से मतलब RH कैसे अलग है, कैसे ये डिफरेंट होता है। इन दिस रिस्पेक्ट आल्सो is that it helps in the selection of the medicine which hits at the cause of the disease directly before starting the cure of the particular disease organ. No other method has been noticed to have produced such a direct relationship as this between the so-called physicals, which should not be called physicals because they do not form part of the physical body but are lying in the body as rejected matter, that is the excreta. ये तो बात हो गई कि टॉक्सिन्स पूरी तरह से आउट होगा, और यहाँ इसी सिस्टम में हमें देखना जरूरी है, और इससे ये क्लियर भी हो जाता है कि हमारी मेडिसिन राइट है या रॉन्ग है। तो मीन्स कि टॉक्सिन्स जो है वो किसी फॉर्म में, जैसे अभी कोई डिप्रेशन किसी को है, किसी को इस टाइप की कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, तो कई बार उसको एंगर क्रिएट बहुत होता है, बहुत इरिटेट होता है। तो ये भी एक फॉर्म हुआ कि वो उसका टॉक्सिन्स जो अंदर में है, कहते हैं भड़ास, जो अंदर की चीजें हैं वो कैसे निकल रही हैं, किस तरीके से, तो ये भी उसको हम कंसीडर करते हैं। तो उसको थॉट में बैलेंस आती है, जिसमें पूछते हैं ना कि बहुत आपके अंदर बहुत वो फियर, वो डर, जो बहुत इरिटेशन, जो सुकून नहीं मिलता था। जरूरी नहीं कि अगर पेशेंट को हम राइट से मिनिमम जाने के बाद अगर हम उसको कंफर्म करें कि जैसे बहुत सारे पेशेंट को कोई फिजिकल ट्रबल्स नहीं होती जो बता सकें, या अगर वो रूब्रिक्स अगर पेशेंट कहीं कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी वाली मेडिसिन में अगर होगा, तो कई बार उसको बताना भी मुश्किल होता है। या मे बी कोई ऐसा केस हो कि जैसे ल्यूकोडर्मा हुआ, या ऐसे डिप्रेशन, कोई ऐसी ट्रबल हुई कि जहाँ पर इमीडिएट चेंज नहीं आना है, तो वहां पर हम पेशेंट को देखेंगे कि जो वे ऑफ टॉकिंग है, एक्सप्रेशन है, जो उसके अंदर फियर फैक्टर है, जो एक डेस्परेशन है, वो सारी चीजें उसको हम मार्क करेंगे और देखेंगे कि आफ्टर गिविंग द राइट रेमेडी, राइट से मिनिमम, व्हाट चेंज अकर्स, पेशेंट में दिखता क्या है। मतलब पेशेंट के अंदर सबसे पहले अगर लगेगा तो आपको ये पूछना है अभी पहले से मेडिसिन लेने के बाद में, और मेडिसिन ये राइट मेडिसिन देने के बाद राइट पोटेंसी अगर होगी, राइट से मिनिमम होगा, तो डेफिनेटली विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम 20 मिनट्स। बट मोस्टली मैंने केसेस देखा है कि अगर आप श्योर हैं राइट से मिनिमम है, आपका राइट पोटेंसी है, तो विदिन 10 मिनट रिजल्ट डेफिनेटली आ जाता है। और ये कंफर्म है, ये कोई ऐसे कहने वाली बातें नहीं है, ये होता है, पक्का होता है। लेकिन ये चीज हमें क्लियर, ये कंफर्म होना चाहिए। तो वहां पर मेंटल स्टेट हम पेशेंट से उसकी हेल्थ, कई बार पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बोलता है नहीं इमीडिएट तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो ईगो होता है जो एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो लेकिन हमें ये समझना है, ये हमें जानना जरूरी है कि हमें कितना, पेशेंट तो जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाए कभी कभी तो भी नहीं कहेगा कि हाँ हम ठीक हो गए हैं, बट हमें ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि वी आर इन ऑन राइट ट्रैक और रॉन्ग, जिससे कि आपके पास समय रहते विद इन 20 मिनट्स आप क्विक केसेस देख रहे हैं ऐसे, या कोई एक्यूट केसेस जैसे है, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज है, तो यहाँ पर हम कंफर्म कर सकते हैं, मेडिसिन देने के बाद आप पेशेंट को रोक करके रिजल्ट सामने देख सकते हैं। तो आई थिंक ये इसी सिस्टम में है, बाकी तो फिलहाल हम नहीं क्लियर कर पाते हैं कि बाकी में इससे पहले हमने जो किया हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, बाकी अपनी अपनी बातें हैं, तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है अदर के लिए। अब हो सकता है किसी का एक्सपर्टाइजेशन अदर सिस्टम या फिजिकल पे जिस तरीके का है तो हो सकता है, बट फिलहाल ये इट्स अ इजी वे जो हमें लगा। The signals of its presence in the body come in the form of expressions. जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स, जो भी पेशेंट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, वो सिग्नल उसका कैसे आता है, वो एक्सप्रेशन जो पेशेंट के अंदर जो बोलेगा, जो टोन होगा, उसका जो तरीका होगा, वो एक्सप्रेशन जो करेगा उसी से क्लियर पता लग जाता है, और यही ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है, यूज करना है। आगे आएगा भी हाउ ही सेज, व्हाट ही सेज, व्हाई ही डज, हाउ ही डज, व्हाट ही डज, व्हाई ही डज, ये सब टर्म्स आएंगे which are known to constitute the mental state of a person। अब देखिए यहाँ बार बार ये स्टेट की बात हो रही है, ना कि सिम्टम्स की बात हो रही है, तो क्लियरली हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है द मेंटल स्टेट, दैट इज द रियल थिंग। तो रिपीट, let me point out that we prescribe on the basis of the symptoms of the mind, leaving aside all the other symptoms relating to the popularly known physical level of the body। अभी यहाँ पर क्लियर ये चीजें कही जा रही हैं कि अगर हमें ये चीज मिल जाती है, जो माइंड की जो सिम्टम है, जो मेंटल स्टेट है, अगर हमने उसको पकड़ लिया है और उसको अगर एक क्लियर सिम्टम हमें वो मिल गया है, तो हमें फिजिकल जो मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अगर लग रही हैं, तो जो कि लग रहा है कि फिजिकल में बहुत पॉपुलर है कि इसको लेकर के हम दे सकते हैं, या ड्रग पिक्चर है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मीन्स इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट ए वाइटल देन द माइंड सिम्टम्स। माइंड जो स्टेट है हमारी, जो सिम्टम्स मिलते हैं वो उतने फिजिकल वाले इतने वाइटल नहीं है जितना ये वाइटल है। And in turn get a stimulus in the automatic system which is responsible for keeping the system of assimilation and elimination efficient। तो इस तरीके से राइट सिमिलम से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। As soon as these symptoms regain balance, the body as a whole, including each and every organ, starts retaining its natural efficiency and returns into its original state of the functioning। यही एजिमिलेशन है। जब एलिमिनेशन होता है, टॉक्सिन्स आउट होते हैं, राइट रेमेडी जब दी जाती है, राइट सिमिलम दिया जाता है, तो अपने आप जिसे बोलते हैं रिस्टोर ऑटोमेटेड सिस्टम में, ये अपने आप ऑटो प्रोसेस होने लगता है। जैसे पेशेंट पूछते हैं ना कि ये, अब कई बार उनका एक्सपीरियंस है, फिजिकल पे मेडिसिन लेके आए हैं, तो अब वहाँ पर क्या है कि बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन की दवाई और ताकत की दवाई भी दे देते हैं, ये इसकी दवाई है, ये आपको गैस्ट्राइटिस के लिए है, ये आपको पेन के लिए है, तो इस तरीके से बता देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमें राइट सिमिलम देना है, बाकी इसके बाद में पेशेंट अपने आप, हम उसको कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक एक्शन है, ये ऑटो स्कैन कर लेगी अपने आप, हमें राइट मेडिसिन आपको देनी, बाकी इसका रोल है अपने आप क्या होना है, क्या चीज जाएगी पहले, क्योंकि इतना बहुत सारी चीजें समझाना, कहना, पेशेंट को हमने बता दिया कि ये होगा, बाद में वो गले पड़ जाए कि अरे ये तो हुआ नहीं, ये होने लगा। इस तरीके से इट्स ऑटो सिस्टम। ये इसको पता है कि रिस्टोर कैसे चीजें आई हैं, कैसे गई हैं, प्रॉपर वे में कैसे होगा, ये ऑटोमेटिक ये रिस्टोर होता है। सो ये ऑटो फंक्शन है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ द फंक्शनिंग। राइट सिमिलम के बाद ये प्रोसेस होता है, और तभी हम समझ पाते हैं कि इट्स अ राइट रेमेडी। अगर ऐसा इसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रॉन्ग है, या तो फिर ये स्टिमुलस, ये एलिमिनेशन प्रोसेस, ये सारी चीजें, टॉक्सिन्स आउट नहीं होते हैं, कई बार किसी केस में लेट होते हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि केवल हमें यही वेट करके चलना है, बट हमें देखना है पेशेंट में चेंज क्या आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हमें देखना है। To put in other words, revolutionized homeopathy makes the homeopathic medicine work to create conditions in the body which help it to heal itself। ये फिर वही है कि ये मेड सिस्टम इस तरीके से होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप इटसेल्फ ये हील करना स्टार्ट कर देती है, टू स्टेट इट मोर प्रिसाइजली, बहुत अच्छी तरीके से।
टू द पॉइंट, बहुत प्रिसाइजली, कुछ इधर उधर नहीं होता है, हमें उसमें कुछ भी सोचने करने की जरूरत नहीं थी। अभी ये आगे केस में, अभी इसके थ्रू केस प्रेजेंट होगा आगे, तो वहां पर ये चीजें बहुत क्लियरली दिखेंगी, जहां हम गलत हो सकते हैं वहां ये चीज सामने आएंगी। आई वुड से दैट रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी इज नेचुरल हीलिंग। मतलब देखिए इसको हेडलाइन अभी ये इसको बोल्ड किया गया है कि नेचुरल हीलिंग, ये कितना बड़ा टर्म है कि ये अपने आप ये ऑटो प्रोसेस होता है, मीन्स हमें नेचर के करीब ले जाता है। नेचुरल हीलिंग क्या है? ये टर्म अगर ये ऐसे लिखा है बोल्ड में तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा। आप में से कोई बताएगा व्हाट इज नेचुरल हीलिंग? ये टर्म आता है हमारी लाइफ में, प्रैक्टिस में यूज होता है। राइट सिमिलम देने के बाद हमारे अंदर क्या क्रिएट होता है? आफ्टर गिविंग द राइट रेमेडी, राइट सिमिलम, व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी? हाउ वी कैन नो द इज इट राइट और रॉन्ग? आप लोग प्लीज कोई शेयर करें। স্যার নর্মাল পায়খানা, পেচ্ছাপ, ঘাম, হ্যাঁ, কফ, এগুলো যদি বেরিয়ে যায় সেটাই ন্যাচারাল হিলিং। यस, लेकिन अभी यहाँ नेचुरल हीलिंग जैसे लिखा हुआ है तो आपने अभी क्या समझा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचुरल हीलिंग? नेचुरल हीलिंग को हम होम्योपैथी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे? ওয়েল मेडिसिन ने हमारे वाइटल फोर्स पर काम किया। जो प्राइमरी एक्शन हुआ मेडिसिन का वो हमारी वाइटल फोर्स पर हुआ। फिर वाइटल फोर्स का जो सेकेंडरी एक्शन होगा वो उस डिजीज पर होगा और वो डिजीज हमारे बॉडी से इरेडिकेट होगी। तो हमारी होम्योपैथिकली जो नेचुरल क्योर होता है, जो नेचुरल हीलिंग होती है, वो प्रोसेस तो यही होता है सर। जी, आप प्रैक्टिस में हैं या फिर स्टूडेंट? सर मैं प्रैक्टिस में भी हूँ। जी, मीन्स प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट दोनों? जी जी ओके। जी सर, जो जैसा नेचुरली ठीक हो जाए तो उसको नेचुरल फीलिंग बोलते हैं सर। कोई एग्जांपल देंगी? जैसे जैसा चोट लग गया और बोलते हैं कि ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहे अपने आप, हमारा तो थोड़ा सा चोट लगता है अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, राइट। अच्छा ये बताइए, होम्योपैथिक जो मेडिसिन हम देते हैं तो जो मेडिसिन जाती है हमारे अंदर वो ठीक करती है, मतलब क्या सिस्टम क्या है, कैसे होता है, कैसे हमारे अंदर बीमारियां ठीक होती हैं? क्या मेडिसिन क्या करती है मेडिसिन? जैसे मेडिसिन जब हम मेडिसिन जैसे लेते हैं तो एक आर्टिफिशियल डिजीज फॉर्म करती है which will be little bit stronger than existing disease, जिसके लिए पेशेंट वो कंप्लेन लेके आया है। तो वो जो हमारा आर्टिफिशियल डिजीज होगा उसको एलिमिनेट करेगा एग्जिस्टिंग डिजीज को, और फिर धीरे धीरे वाइटल फोर्स जो है आर्टिफिशियल डिजीज जो मेडिसिनल डिजीज है उसको भी एलिमिनेट कर देगा, या पास ऑन हो जाएगा। ओके, तो लेकिन अगर ये बात पेशेंट अगर पूछ रहा है तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि कई बार तो होम्योपैथी में पेशेंट आके कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है होम्योपैथिक में पहले आप लोग निकालते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? पेशेंट तो ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, और कई बार इसके डर से लोग होम्योपैथी में आते ही नहीं दवाई लेने। तो क्या जवाब देंगे? आई थिंक सब लोग प्रैक्टिस में हैं या प्रैक्टिस में जाएंगे, तो ये बहुत काम की चीजें हैं सब चीजें, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं कोई थियरी या ऐसे पार्ट नहीं है जो प्रैक्टिस में जो जब हम बैठते हैं अपनी सीट पे तो जो फेस करना पड़ता है और जो कॉलेज में होते हैं उससे बहुत बहुत अलग चीजें होती हैं। वहाँ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है चीजों को। थियरी वो समझते नहीं है क्योंकि सीधी सी चीजें, उनको प्रैक्टिकली चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि वो तो सीधा पेशेंट कहता है ना हमें थियरी से, हमें आपकी प्रिंसिपल से क्या मतलब है, हमें रिजल्ट दीजिए आप। कई बार तो ये भी बोलते हैं आप किसी से भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें तो आराम से मतलब है, ऐसा बोलते हैं ना पेशेंट, मैक्सिमम टाइम बोलते हैं। तो हर एक टर्म को तो हमें समझना जरूरी है।
पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और मेडिसिन को भी वर्क करना चाहिए, और हमें भी जानना जरूरी है। सर पेशेंट बहुत बार आके अगर बोलते हैं कि ये दवा तो बढ़ाती है, पहले तो बहुत बढ़ जाता है, बाद तो में आप क्या ठीक हो जवाब जाता देती है। हैं जब तो बहुत पेशेंट? सर हम तो ये जवाब देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि वाइटल फोर्स है, जो आपका रोग आप ये पहले से। बताइए, पेशेंट अगर अनपढ़ है तो वाइटल फोर्स समझेगा? नहीं सर, हम आपसे जैसे हम बोले कि जो आपका रोग दबा हुआ है, जैसे हाँ, मान ले रहे हैं कि नस जो ब्लॉक हुआ पेशेंट का है। टर्म है वही बताइए, क्योंकि ये हाँ आगे वाला तो। हम पेशेंट से ये बोलते हैं कि जैसे मान ले रहे हैं कि नस का ही प्रॉब्लम है, तो जैसे मान ले रहे हैं कहीं ब्लॉकेज हुआ है, हम्म, तो हम दवा दिए और वो अपना जब काम करना स्टार्ट करता है, मान ले रहे कि ब्लॉक हुआ है, तो ब्लॉकेज को खोलने के लिए तो धक्का, तो प्रेशर मारेगा ना, प्रेशर देगा, धक्का देगा, जी तो आपको दिक्कत तो थोड़ा सा होगा। जी। जी सर। तो पेशेंट बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं ना, बोले कि कहीं तेज धक्का लग गया, हम गिर गए तो। नहीं सर, ऐसा तो उतना नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, आपके पास नहीं बोले होंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो आप क्या दवाई देंगी उसे? बोले कि नहीं मुझे हल्का सा भी नहीं लगना चाहिए। স্যার পেশেন্ট যখন এসে বলবে আমার বুকে ব্যথা করছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, পায়খানা পরিষ্কার হয়নি, এইটাই বলবে। আমাদের ওষুধ দেওয়ার পরে বলবে কফটা উঠছে, কাশি হচ্ছে, কফটা তরল হয়ে কফ উঠছে, আর এই পায়খানা পরিষ্কার হচ্ছে, এইগুলো বলবে স্যার। তখন তো বলবো ফিলস বেটার, আমি ভালো আছি। जी, मुझे देखिए, सॉरी आपकी पूरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ हद तक तो 60% 70% समझ में आ जाता है। तो लेकिन ये बताइए, यहाँ देखिए, जो हम ये पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑर्गेनन टाइप, ये हमारे मतलब कि सिमिलम को चूज करने में हम राइट है रॉन्ग है, जो मैनेजमेंट पार्ट है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, नो डाउट। बट हमें साथ साथ ये भी आप लोग चाहते हैं ना कि जो हम टूल ऐसा मिले कि इसको यहाँ जाने और क्विकली जाके अपने क्लिनिक में अप्लाई करें और पेशेंट को रिजल्ट आए, ठीक होगा तो पैसे भी कमाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा चाहते हैं ना कि इस टाइप की चीजें मिले, इसलिए मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ। जी सर। और आप इसको सीरियसली लेंगे तो ये चीज वर्क करेगी। अभी जो मैंने ये बोला इतने में मतलब इस तरीके का हो तो पेशेंट ये बहुत बोलते हैं, मैं ये प्रैक्टिकली सब पेशेंट बोलते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि ऐसा बहुत ये सब होता है, बहुत टाइप के होते हैं, जो जैसा एरिया है जहाँ पे है, सिटी में है, गाँव में है, उस टाइप के पेशेंट वो चीज़ें अपनी बोलते हैं, उनको आपको उसी लैंग्वेज में यूज़ करना है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि रूब्रिक्स हमारी इंग्लिश में है, हिंदी में है, वो तो अपनी टोन में अपनी लैंग्वेज में वो बात करेगा, हमें उसको प्लेस करना है राइट वे में। तो ऐसे अभी बोले तो क्या करेंगे आप लोग वहाँ पर? उसको दवाई देंगे या और कुछ समझाएंगे या और कुछ पूछेंगे या छोड़ देंगे, या उसको जैसे अभी पद्मा जी ने भी जैसे बताया कि हम ऐसे तो पेशेंट तो अभी जैसे उनके हिसाब से उन्होंने समझा दिया, लेकिन आप लोग और भी हैं तो कैसे इसको लेंगे, क्या करेंगे? স্যার उसको सर পেটে যন্ত্রণা হয়, ওষুধ দেওয়ার পর বলবে যে আমার যন্ত্রণাটা একটু কম হলো, তাই তো বলবো পেশেন্ট ভালো আছে। अब मुझे बहुत समझ सर में आया नहीं तो जी पेशेंट जैसे सर जिस तरह से कंप्लेन करेगा कि वह उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, वेदर इज ए गुड क्या? साइन और नॉट गुड साइन। ओके, आप अभी प्रैक्टिस में हैं या फिर हाँ सर, प्रैक्टिस में। जी तो और उसी हिसाब से फिर मैं उसको आइदर उसको अगर कुछ देना प्लीज करना है तो प्लेसिबो दे देंगे, अदरवाइज वेट करने के लिए काउंट्स बताएंगे थोड़ा सा। आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ से हैं? भदोही से। ओके, तो अभी ऐसे बोला पेशेंट, तो आप बताइए, क्योंकि ये बहुत चीजें बहुत काम की हैं, जिसे कहते हैं ना कि वन शॉट में जस्ट आपने सुना मेडिसिन दे दी है, बहुत पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे और उसको सुनेंगे पेशेंट को तो क्लियर हो जाता है। जी सर। क्योंकि मैं इसको अभी जान के डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप लोग उसको मोस्टली समझ जाएंगे, लेकिन अब भी इतनी बातें किया पेशेंट ऐसे, तो उसको दवाई वगैरह तो दे सकते हैं ना, और कोई इसको पार्टिसिपेट करे कोई और भी? अगर ना हो तो फिर बताइए, फिर मैं बता के फिर आगे बढ़ूँ। इससे क्या होता है, टाइम जाता है, और मैं जान के टॉपिक लेता हूँ ये सब बीच में कि जिससे
लगे ना कि मोनोटोनस टाइप में कि बोरिंग लगे, और काम भी हो, ये इसमें रिजल्ट भी है। सर पेशेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इंक्विजिटिव ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे। और पेशेंट बोलेगा इससे बढ़ ना जाए तो फियर ऑफ इंजरी भी ले सकते हैं। इससे बढ़ ना जाए तो ये हमें समझना होगा, ये ओनली इंजरी नहीं है कि इससे बढ़ ना जाए। आपको यहाँ पर ये केस टेकिंग का पार्ट है, आपको पूछना है इससे बढ़ ना जाए मतलब क्या है, ये आपको उससे जो है पूछिए पेशेंट से। यहाँ आप गेस नहीं कर सकते, हम गेस करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। जी देखिए, अभी जो मैंने टर्म, जो ये लाइन मैंने बोला, और कोई शेयर करेगा मैं बताऊँ? उसको अगर वो पेशेंट कहता है कि पहले वाली कंडीशन से और मेरी बीमारी आपकी दवाई लेने से और बढ़ ना जाए तो फिर एक्स्ट्रा वेरिएंट हो जाएगा। जी, लेकिन अभी जैसे पेशेंट, मैंने ये टर्म नहीं बोला, मैंने ये पूछा है कि क्योंकि बहुत जान के मैं वैसा अगर लाइन बोलूंगा तो आप लोग तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन पेशेंट ऐसे नहीं बोलता हर बार ना, जो हमारे लिए आसान हो जाए। अगर ऐसे तो बोल जाए हम तो इंतजार करते हैं पेशेंट काश वही लाइन बोल देता आके, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी जैसे आके मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ, आया आपके पास, बोल रहा हूँ कि मैंने सुना है कि आप लोग मतलब दवाई पहले निकालते हैं चीजों को, बीमारियों को, तो लेकिन मुझे तो ये मतलब ना निकले क्या करते हैं कि, क्योंकि निकालना ये तो मैं झेल नहीं सकता इसे, तो मैं चाहता हूँ मैं वहां दवाई लूंगा, वो करूंगा कि ये कुछ ऐसा कीजिए कि निकले ना, ये बिना निकले ये ठीक हो जाए। Carry desire to be caressed. स्लोली कह सकते हैं, नहीं कैरी डिजायर टू बी कैरीड, तो इसमें अभी देखिए मैं स्लोली कह सकते हैं। अभी जैसे मैंने बोला, एक्चुअली पेशेंट ऐसा बोलता नहीं है इतना कि जिससे हम डायरेक्ट रूब्रिक ले लें, लेकिन अब चूंकि हमारा तरीका हो गया पेशेंट से बात करने का, हम अपने मेडिसिन तक राइट वे में उसको लाने के लिए हम ऐसा पूछते हैं टर्म जिससे वो बोलता है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन क्या लगता है इतना इजी वे में पेशेंट बोलता है जिसको हम रूब्रिक में कन्वर्ट कर लें इमीडिएट, वो थोड़ा इतना इजी नहीं बोलता है कभी। सर पेशेंट ऐसे भी आके बोलता है कि सुने हैं ना कि दवाई, ये जो दवा है ना, कि पहले बढ़ाता है उसके बाद घटाता ही है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन सोचे कि चलो ले ही लेते हैं। फिर कोई कोई पेशेंट बोलता है ना कि इसीलिए हम नहीं लेना चाहते हैं, बढ़ाता है इसीलिए हम नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, तो अब आप ये बताइए उसको क्या दवाई देंगे? आप लोग इसमें केस टेकिंग और करेंगे, पूछेंगे, जानेगा, सीधे दवाई दे देंगे? केयरेस्ट में 5 दवाई है इसमें, तो 5 एक साथ दे देंगे। कुछ लोग आते हैं नहीं सर, सेशन कुछ और पूछेंगे उनसे। हाँ, कुछ लोग सेमिनार में आते हैं तो कई लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, नए नए हैं सर, समझ नहीं आया, तो हमने क्या किया कि अब इसमें यही रूब्रिक आ रहा था तो 5 दवाई 4 दवाई थी, सबको मिला के दे दिया एक में। ये तो सबसे बढ़िया सिस्टम है। सर ये तो फियर सफरिंग में आ गया ना, बढ़ ना जाए मेरे को। हाँ, ये अब आप सोचिए क्या करना है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा, मान लीजिए मैं इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, और फिर दवाई हमें देना है। आपके पास अगर पेशेंट ज्यादा रहेंगे तो फिर आप बहुत पूछ नहीं पाएंगे ना, बहुत सारी चीजें पूछ नहीं पाएंगे। देखिए, हम ज्यादा कब पूछते हैं? जब हमें समझ में कम आता है, सही है ना? हाँ सर, एकदम। यस सर, यस सर, एग्जैक्टली, यस सर। और अगर हम समझ हमें आ जाता है तो बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कई बार बहुत पूछने में केस गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जानते हैं मेंटल स्टेटस जानने के लिए, मेंटल सिम्टम को जानने के लिए ये होता है ना कि अगर अनजाने में, अननोइंगली अगर आपको कोई अपनी बात बता रहा है तो वो राइट सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा उसको कुरेद के कुछ पूछेंगे, अगर वो जानेगा तो वो इंटेलिजेंसी का यूज करने लगता है पेशेंट, तो कई बार वो जो रियल चीज है ना वो सामने आती नहीं है। और स्टोरी टाइप में ऐसे सिंपली पूछेंगे और हालचाल कैसे, क्या है, ठीक चल रहा है सब कुछ, तो पेशेंट को क्या लगा, वो तो अनअवेयर्ड वे में चीजें बोल जाएगा ना, दैट इज द राइट सिम्टम। अगर हमें सब्जेक्टिव लेना है तो वही होना चाहिए। ऑब्जर्व कर लीजिए, उसी में से रूब्रिक निकल आएंगे, दे दीजिए। लेकिन अगर लग रहा है कि कहीं हमें उसको डीपली जाना है और इस तरीके से उसको पता है कि केस टेकिंग होगी और हमें चीज़ों को बताना है, अपनी चीज़ें बताना चाहे,
तो वो बताते जा रहा है, तो आपको फिर वहां पर ऑब्जेक्टिव में लेना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि तभी मेंटल स्टेट आएगी। तो इसमें कोई बताए या मैं बता दूं कि क्या दवाई लेंगे, कैसे लेंगे? कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ये। जो मैंने जैसे प्रेजेंट किया, जैसे मैंने बता बोला दीजिए सर। उसके अकॉर्डिंग। ये सिंपल चीज है, पल्सर देंगे ना उसे, सिंपल सी। वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं हम चाहते नहीं कि ये बढ़े। अब आप सफरिंग लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये तो ठीक है, ये अब उसको हम बढ़ न जाए, ये क्या है, ये तो ओपीएम। लेकिन वो बोल रहा है ना कि हम चाहते हैं बिना बढ़े ये चीज ठीक हो जाए। मीन्स कि वो बढ़ने को लेकर के जिसे डर रहा है, वो उसको तकलीफ नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए। तो रूब्रिक हमारा सिर्फ कैरी डिजायर टू बी स्लो। कैरी डिजायर टू बी स्लोली पड़ा हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेशेंट को कुछ तो हम उसको पहचान ही लेंगे। एक होता है ना, थोड़ी सेट तो दिखती है ना, पल्स, ये पल्स है, ये क्रियोजोट है, या फिर जो हमें दवाइयाँ, मतलब वही चीजें बात आई कि अगर हमें हमारी समझ ठीक है, हमें रूब्रिक्स की नॉलेज अच्छी है अगर, और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो हमें बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप रूब्रिक नहीं लेंगे, पेशेंट आया, उसने टर्म बोला, आपने मेडिसिन दे दिया इमीडिएट। हाँ, अगर लग रहा है कि फीस लेना है, पैसे ज्यादा लेने हैं थोड़े, तो कुछ तो 15-20 मिनट बात करनी पड़ेगी, फालतू कहानियां कुछ। बाकी तो आप क्लियर हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं मे भी हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंटली मैं दे रहा हूँ, तो आप उतने टाइम में केस टेकिंग भी कर लीजिए। लेकिन अगर लग रहा है कि चैरिटेबल हम कहीं बैठे हैं, रस है, मुझे जल्दी क्विकली देखना है, फीस कोई नहीं है, तो फिर आप इमीडिएट, पेशेंट ने बोला आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, चलिए आगे दूसरा है। फिर आप ऐसे पेशेंट को लगे कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रबल, आप पिला के टंग डोज दे करके एक डोज बिठा दीजिए, ठीक है, दूसरे को देखिए, पूछ लीजिए 10 मिनट बाद कैसे लग रहा है। पेशेंट बोलेगा अपने आप, हाँ अभी तो पहले से बेटर हो गया है। मैं तो यही करता हूँ क्लिनिक पे मोस्टली। तो और अगर लग रहा है कि फीस ज्यादा लेना है, ऐसे कुछ गांव वाली क्लिनिक में यही करता हूँ, क्योंकि वहाँ फीस नहीं लेता हूँ, जस्ट लाइक लगभग चैरिटेबल टाइप में है। और यहाँ लेना है तो यहाँ कहानी तो कुछ बात करना ही पड़ेगा ना, पैसे लेने हैं तो थोड़ी चीजें तो अंदर की चीजें निकालनी पड़ेगी ना, नहीं तो लगेगा ना कि उस इनजस्टिस टाइप में उसके साथ हो गया ना। ऐसा होता है ना पेशेंट, कई बार पेशेंट अगर यस लग सर। रहा है कि 500 अगर 1500 अगर हम 1000 फीस दिए हैं, तो सोचता है और कुछ नहीं बचा है, तो लोग घर वालों के ही सब पूछ लेते हैं, रिश्तेदार की किसी को कुछ हुआ है तो उनका, ऐसे होता है कि नहीं होता है? जी तो सर। सर इसमें भूकाल भी टाइट होती है ना हाँ, कि तो डॉक्टर इससे, साहब इतना फीस लिए और काफी देर तक मेरी बातें सुने। हाँ तो इससे ये भी होता है। दूसरी बात, वो सोचता है कितना दिया हूँ तो मैं भी, वो अपने को होशियार समझता है कि हम भी कुछ और पूछने लो बाद में मौका। इससे आप यस पेशेंट को सर, ये और तो अच्छे से समझ भी सकते हैं सर कितना पेशेंट तो ये नहीं बोलते हैं कि अब दवा अगर अच्छा नहीं होगा ना तो वापस हम पैसा भी लेने आ जाएंगे, हंसते हंसते बोलते हैं। तो ये कौन बोलता है? आप यहाँ से दवाई को पकड़ सकती हैं। ये नहीं बेलेडोना सर, बोलेगी सर। हाँ, हंसते हंसते जब बोलेगे तो ये बेलेडोना बोलेगी। बेलेडोना सर। तो अच्छा, यहाँ कई पे बार भी ये रूब्रिक आएगा। मैंने कई बार देखा है कि जो पेशेंट, और ये अपनी प्रैक्टिस मोस्टली मैंने देखा भी है, और इसको मैंने कई बार समझने का प्रयास भी किया है कि कई बार जो पेशेंट बोलता है एक्चुअली उस पे अगर हमने दवाई दी है तो बिल्कुल वर्क नहीं करती है। इसको मैंने बहुत बार देखा है। और अगर जो बोल रहा है मैंने उसको ना लेकर के, जबकि डायरेक्ट वो रूब्रिक बोल रहा है, और उसको ना लेकर के जो हमें दिख रहा है, या जो व्हाई ही सेज, हाउ ही सेज, अगर इसको लेकर के और ट्रिपल पी को लेकर के अगर हम करते हैं, मेडिसिन देते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे, तो इमीडिएट वर्क कर जाती है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस सर। तो ऐसे में क्या करेंगे? पेशेंट तो बहुत सारी कहानियां सुना जाता है, और अगर एक्यूट सिचुएशन है तो क्या करेंगे? जहां आपको टाइम, जहां इमीडिएट लगे कि लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज आ गया है, वहां बहुत चांस ही आपको नहीं मिलेगा ना। हार्ट का केसेस हो गया, या कई बार स्टोन वगैरह, रेनल स्टोन, गाल स्टोन, इसका पेन हो रहा हो, या ऐसे और भी कोई बहुत शूट अप हो रहा है फीवर, या जहां पर पेशेंट आपको टाइम ही नहीं दे, बस एक सिंगल चांस आपको मिल रहा है, आप कहीं हॉस्पिटल विजिट करने गए हैं, या कोई क्रिटिकल केस ऐसे देख रहे हैं, क्रेटनिन बढ़ा हुआ है, पेशेंट अगर रिजल्ट नहीं आया तो बोलेगा इस बार तो हम चले जाएंगे, तो बहुत जल्दी दवाई भी नहीं चेंज कर सकते हैं। ऐसी जगह पे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वहां पर बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, मतलब बहुत, जैसे अभी इसमें अभी ये टर्म जैसे मैंने बोला कि पेशेंट इस तरीके से, जैसे आपने पूछा, तो यहाँ हमें देखना है कि वो उसका जो
स्माइलिंग है पेशेंट की, क्योंकि मैंने कई बार देखा है ऐसे बहुत सारे पेशेंट, शुरू में तो मैं सबको जिसको देखे इंतजार करता था एक बार मुस्कुरा दे बस, तो फिर बेलाडोना पक्का हो गई। तो लगता था कि फिर तो खूब जिसको देखो बेलाडोना बेलाडोना ही जाए जा रही। तो एक बार तो लगा कि अब लगता है सब दवाई छोड़ के बेलाडोना ही रख लें, बस फालतू दिमाग लगाने की छुट्टी। ये ठीक रहेगा ना? नहीं सर। क्यों नहीं? बेलाडोना ये बताइए कितने % पेशेंट को ऑलमोस्ट कवर करती है? आपने कभी ये जानने का प्रयास किया? 40% ML सैगल सर ने अपने 40% बुक में बोलते लिखा सर। है। तो आप ये बताइए, कभी कभी तो ये होता है ये ट्राई वो ट्राई के चक्कर में तो फिर पता लगा कि अगर हम एक ट्रैक पे रहते सबको बेलाडोना देते तो कम से कम ये है कि 100 में से 40 पेशेंट तो 35% ठीक हो जाएंगे ना, पक्का। और यस 35 सर। से तो बहुत अरे बड़ा नाम हो सर, जाएगा। मैं तो पढ़ रहा था जब बुक, अभी रिसेंट माइंड मेथड से ज्वाइन किया हूँ। जी। मुझे लगता है कि सर सभी केसेस, सभी पेशेंट को जो है बेलाडोना दे दूं क्या? बायस हो जाता हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे आप सबको बेलाडोना दे रहे हैं उसी में कुछ टाइम बाद बेलाडोना वाला दिखने लगेगा, अच्छा इसको मैंने बेलाडोना दिया था, ये तो क्लैकेसिस है, अच्छा मैंने इसको भी बेलाडोना दिया था लेकिन ये तो सल्फर है। तो जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि मैं अपना खुद रजिस्टर इनिशियल टाइम में 2003 का उठा के एक बार ऐसे देख रहा था, तो एक पेशेंट था तो उसको लगभग 6 महीने 7 महीने तक मैं रॉन्ग मेडिसिन देता रहा। उसके बाद उसका सिम्टम लिख के नोट करके शुरू के टाइम में, तो मोहंती सर काफ़ी हेल्प करते थे, फ़ोन कर दिया सर ये तो, कई बार लिख के लेके गया तो सर को दिखाया, पूरा 1-2 पेज था कि सर ये पूरा सिम्टम लिख के लाए पेशेंट का। तो सर ने बताया कि हाँ ये दवाई होगी, लेकिन बेटर ये है कि जो सामने प्रेजेंट हो रहा है वो देखोगे तो फिर बहुत अच्छा, मतलब क्लियर समझ सकते हो। ऐसे तो मैं थोड़ा सा गेस करके बता सकता हूँ। तो ग्रेजुअली हमें लगा कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, शुरू में नो डाउट सर ने बहुत सपोर्ट किया। तो हमें तो ये लगता था एक बार सर राइट रेमेडी बता दें, शुरू में ऐसी एंट्री हुई, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, प्लेसबो देता रहेगा, हम देते रहेंगे पेशेंट को, इनकम होती रहेगी, करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि अरे एक के बाद दूसरी मेडिसिन आ सकती है, डिजीज टफ हुई तो लेयर बाय लेयर, फिर पता लगा कि आपको जर्नी मेडिसिन की चेंज करनी पड़ेगी, तब लगा ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में फिर उस टाइम मैं उसको 7 महीने बाद राइट रेमेडी दिया था, उससे पहले तो कभी ये दे रहा हूँ कभी वो दे रहा हूँ। और जब मैं उसको अभी मुझे लगता है 2-3 साल पहले ऐसे में देखा मोटा रजिस्टर है पुराना, तो उसको खूब लंबा खूब लिखता था, पेज एक भर गया, दूसरा भर गया, पता लगा तीसरा भी भर दिया सिम्टम में, अब देख नहीं रहा हूँ पूरा लिख के। तो उस टाइम होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हैबिट शुरू में नहीं आएगी और ग्रेजुअली बाद में फिर वो एक्सपर्टाइज थोड़ा आने के बाद में फिर समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा अरे इतना लंबा, मैं इसको इतने महीने तक गलत दवाई देता रहा, पिछला 5-6 महीने तो उसने फालतू पैसे दिए हमें, मतलब ये तो हमारी इनएबिलिटी है कि मैं इसको राइट रेमेडी नहीं दे पा रहा था। फिर मैं देखा, मैंने कहा ये तो पहली लाइन में ही लेकेसिस है। तो इसका मतलब ये है कि जब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है, तो पीछे का जो होता है ना तो उसको रखना चाहिए, उससे थोड़ा सा ये समझ में आता है कि हम कहाँ गलत हुए हैं, कहाँ जाके हमने किस पॉइंट पे रेमेडी चेंज की है, क्या मैंने पूछा, क्या केस टेकिंग किया। तो इससे जो हमारी वीकनेस है, जो कमियां हैं, उसको सुधारने में मौका मिलता है। तो ऐसा ही होगा, फिर वो सल्फर दिखेगा तो ग्रेजुअली चेंज होता चला जाएगा। इट्स ओके। तो अभी नेचुरल हीलिंग, चलिए ये तो हो गया कि जो, अच्छा हाँ इस पे ये छूट गया था, तो थोड़ा सा एक्चुअली मैं इसको इसलिए पूछा कि जैसे टॉपिक एक्चुअली ये था, मेडिसिन देने के बाद होता है मेडिसिन नहीं, ऐसे जैसे वाइटल फोर्स को पुशअप करती, मीन्स क्या होता है इस सिस्टम पे कि मेडिसिन जब हम देते हैं तो हम बैलेंस मोड में आते हैं। जो हमारे साथ जो पास्ट की चीजें हैं, जो फ्यूचर में है, एक्चुअली हमें क्या होना चाहिए, हमें सबने ये कहा ना, हर कोई, चाहे वो हमारा कोई जो हमारे ग्रंथ हैं, ऋषि मुनि, ये सारी चीजें सब यही कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि यदि हम संतुलन में रहें तो हमें कोई ट्रबल नहीं होगी, और हम नेचर के जितना करीब रहेंगे, मीन्स जितनी नेचुरल लाइफ हम जिएंगे उतना हेल्दी होंगे, उतना हम फिट रहेंगे, कोई ट्रबल नहीं होगी। तो ये हमारी जो मेडिसिन है ये यही करती है, वाइटलिटी को पुश करती है, जैसे सिंगल डोज देने के बाद। जबकि दवाई में क्या है, कुछ भर के थोड़ी ले जाती है कि ले जाके
इसको कुछ हील कर दिया, उसको हील कर, हीलिंग पावर इटसेल्फ हमारी बॉडी में है, मीन्स अपने आप हीलिंग मोड है। वाइटलिटी जिसको हम काल कहते हैं, मतलब कि दैट इज कॉल्ड द कुंडलिनी पावर। तो वो स्टिमुलेट होती है, चाहे अगर हम उस तरीके का मेडिटेशन करें, ट्रू मेडिटेशन करें, अगर वो स्टिमुलेट होती है तो भी हम हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे हम चलने लगते हैं, जो लेफ्ट और राइट चैनल में ना चल करके। यही चीज जब ये मेडिसिन राइट सिग्नल में हम देते हैं तो फिर हम बैलेंस मोड में आते हैं और इमीडिएट मेडिसिन का एक्शन होता है। तो आदमी, पेशेंट बोलता है हम अब कैंसर चल रहा था दिमाग में, आगे हो जाएगा, तो आखिर बोलता है ना पेशेंट, अब डर वर निकाल दिया हमने, और जो सर वो फालतू चीजें, टेंशन, अब कुछ सोचना मैंने छोड़ दिया। क्या होता है, पेशेंट इमीडिएट प्रेजेंट में आ गया ना, दैट इज प्रेजेंट, यही होता है। तो अगर हम इसको मेडिटेशन से भी हम इस स्टेट को ला सकते हैं, डिवाइन मेडिटेशन होगा तो वो फिर इस चीज को मेंटेन कर देता है, और बीमारी कोई भी हो, इवन कैंसर हो, सब ठीक हो जाएंगी। और यही चीजें हमें होम्योपैथी में इस सिस्टम पे, इसलिए मैंने मेडिटेशन एक्चुअली इसी सिस्टम को और समझने के लिए, गुप्ता सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था पहले सहज योगा मेडिटेशन, तो मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा ये तो बहुत मुश्किल है समझना। बाद में धीरे धीरे लगा कि हाँ, इट्स अ राइट वे, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मेडिटेशन से भी हम सेंट्रल पाथ पे जा सकते हैं और बैलेंस मोड में आ सकते हैं, दैट इज मोर वाइटल टू द होम्योपैथी। और डॉक्टर हैनीमैन भी रियलाइज सोल थे, तो इसीलिए उन्होंने इस सारी चीज़ों की खोज की है। इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो ह्यूमैनिटी की सर्विंग के लिए हैं, वो सारी चीज़ें रियलाइज, जो सोल हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो मेडिसिन का एक्चुअली रोल यही होता है। अगर हम अपने आप को इसीलिए जितना मेटेरियलिज्म की तरफ, भौतिकतावादी बाकी चीज़ों में जितना लेके जाएंगे अपने आप को, उतनी ट्रबल बढ़ेगी। लेकिन जितना हम नेचुरल सिंपल लाइफ जिएंगे, जितना नेचर के हम करीब रहेंगे, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। इसीलिए पेशेंट कई बार ये भी टर्म पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक बार यहाँ से ठीक होने के बाद जड़ मिट गई तो फिर तो ठीक होंगे, दोबारा बीमारी होगी नहीं, क्योंकि हम तो इसलिए होम्योपैथी में आए हैं। तो आप लोग ये बताइए, क्या बताते हैं, मतलब कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि उसने जड़ को ढूंढ के जड़ को निकाल दिया हो? किसी को जड़ मिली? वैसे हम लिखाए भी बोर्ड में रहते हैं, यहाँ जड़ से इलाज किया जाता है होम्योपैथी से बीमारी का। तो किसी को जड़ मिली अभी तक? बताइए, सब प्रैक्टिस सब करते हैं? हाँ, जड़ तो सर अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन पेशेंट जो है वो समझ जाता है कि डॉक्टर साहब अब पैसा चूस रहे हैं, वो भाग जाता है खुद ही। तो फिर करते क्या है? लिखे तो रहते हैं बोर्ड पे ना। इनिशियल टाइम में भी लिखा था, जड़ से इलाज किया जाता है। एक पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर साहब कोई कभी किसी की जड़ मिली?